हेलो गाइस, वेलकम बैक इन आवर वर्सेटाइल ग्रुप स्टडी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं DSSB PRT के लिए जो NIOS DLED की थी उसकी श्रृंखला स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्रेंड्स। तो स्टे कनेक्टेड विथ माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। एंड जो DSSB PRT में NIOS के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उससे जो हमारे जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं उनको मैं डिस्कस करूँगी आज से अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो आप सभी जितने भी हमारे साथी हैं कनेक्ट हो जाइए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ और देखिए कि क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें आज से स्टार्ट हैं डिस्कशन होना। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। देखिए, सबसे पहले जो हम लोगों का NIOS में बहुत सारे सेक्शन वाइज चैप्टर्स हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने जो चैप्टर लिया है वो ये दिया है कि विद्यालय के शुरुआती समय के दौरान अधिगम एवं शिक्षण। ठीक है, ये लर्निंग से संबंधित ये आपका चैप्टर है, अधिगम से संबंधित। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब इसमें यहाँ पर देखिए कि दो तरह की कंडीशंस दे रखी हैं। जैसे कोई एक टीचर है और वो कुछ पढ़ा रहा है अपनी क्लास में, ठीक है, तो वो अगर मान लीजिए किसी प्लांट के बारे में पढ़ा रहा है तो वो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स को समझाएगा कि प्लांट में ये स्टेम है, ये लीव्स है, ये फ्लावर है, ये फ्रूट्स है और भी बहुत सारी चीज़ें, ये सीड्स हैं। तो फ्रेंड्स, इसके बाद ही आप लोग देख सकते हैं कि ये ब्लैक बोर्ड पर एक प्लांट का चित्र बना करके भी इसको समझा सकते हैं और बच्चे इस अवधारणा को समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। तो कभी कभी वह बच्चों के साथ मजाकिया तरीके से पेश आ रहे हैं और उन बच्चों का ध्यान श्यामपट्ट की ओर देने को कह रहे हैं। तो अंत में उन्होंने निष्कर्ष रूप से क्या होता है कि कक्षा के बच्चों को पौधे के विभिन्न भागों को कक्षा में लेकर आने को कहा। कहने का ये मतलब है दोस्तों कि अगर हम कक्षा में शिक्षण कर रहे हैं और उसको केवल चॉक एंड डस्टर विधि से समझा रहे हैं, श्यामपट्ट पर चित्र बना करके पौधों के विभिन्न भागों को दिखा रहे हैं, तो ये उतना ज़्यादा इम्प्रेसिव नहीं होगा। अगर हम कोई छोटा सा प्लांट अपने क्लासरूम में लेकर के आएँ और फिर उस प्लांट को डिस्कस करें दिखा करके कि ये लीफ है, ये स्टेम है, ये फ्लावर्स हैं, तो ये चीज़ें जब हम उसको क्रियाकलाप के माध्यम से दिखा रहे हैं तो ये चीज़ें ज़्यादा इफ़ेक्टिव होंगी इन कंपैरिजन टू जब हम चॉक एंड डस्टर विधि का यूज़ करें। तो फ्रेंड, अब इसमें बता रहा है कि ये जो शिक्षण विधियाँ यूज़ किए गई हैं, सेकंड एग्जाम्पल में भी एक दे रखा है फ्रेंड्स, उसको आप लोग पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करते हुए। तो कहने का ये मतलब है कि जो क्रियाकलाप की योजनाएं हैं वो शिक्षक ने बनाई, दोनों ने शिक्षण के लिए कुछ सामग्री का उपयोग किया और फिर इसमें निम्नलिखित अंतर है। पहली स्थिति क्या थी कि कक्षा पूर्ण रूप से शिक्षक केंद्रित थी। शिक्षक ने पाठ की योजना बनाई, शिक्षक अधिगम सामग्री को व्यवस्थित किया, प्रश्न किए, कक्षा में क्रियाकलाप किए और विद्यार्थियों ने निष्क्रिय भूमिका निभाई और अपेक्षानुरूप शिक्षक द्वारा दी गई सूचनाओं का आदर किया। कहने का मतलब है कि पहली जो अभी हमने एक्टिविटी आप लोगों को बताई कि शिक्षक कोई भी प्लांट के पार्ट्स को बता रहा है या प्लांट्स को लेकर के क्लासेस में आ रहा है, तो वो पूरा शिक्षक केंद्रित विधि मानी जाएगी। इसमें विद्यार्थियों को उन्होंने कुछ भी करने को नहीं कहा। दूसरी स्थिति का केस देखते हैं फ्रेंड्स। इसमें एक टीचर है जो पढ़ा रही थी। इनका क्या था कि विभिन्न तरीकों से पौधे के विभिन्न भागों की पहचान करना। तो इन्होंने क्या कहा कि सारे बच्चे अपने घर से एक एक प्लांट लेकर के आएंगे और उन्होंने प्लांट सारे बच्चों से लाने को कहा और उसके बाद उन्होंने उसको कहा कि कागज के टुकड़े पर प्रत्येक समूह को 5 पौधे का चित्र बनाने के लिए कहा और उसको कलर करने के लिए कहा, और जिससे सारे बच्चे एक दूसरे की सीट को देख सकें। तो जैसे कि आम के पेड़ के चित्र के विभिन्न भागों पर लेबल लगाने के लिए कहा। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि बच्चों में थोड़ा सा कंपटीशन आया कि घर से हमें प्लांट लेकर के आना है और उसके बाद उसके डायग्राम बनाने, चित्र बनाने, उसमें कलर करना है, उसके पार्ट्स को बताना है, फिर एक दूसरे से अपनी सीट को मतलब बहुत ज़्यादा चेक करना है कि, तो ये सारी चीज़ें। तो जो हमारी सेकंड कंडीशन थी इसमें क्या होता है कि ये जो शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया है इसमें शिक्षक ने केवल सूचनाएं संचालित की हैं और जो सामग्री है
वो बच्चे लेकर के आए, स्टूडेंट्स लेकर के आए हैं। चार्ट तैयार किया उन्होंने, पौधों के विभिन्न भागों पे लेबल लगाए हैं, चार्टों को प्रदर्शित किया है, मूल्यांकन कार्य में हिस्सा लिया है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि ये क्रियाकलाप जो है वो कैसा था, शिक्षार्थी केंद्रित यानी बाल केंद्रित, यानी बाल जो शिक्षार्थी हमारे स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने ये वर्क किया। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से हम लोग दो लर्निंग प्रोसेस हैं दोनों ही, लेकिन हम लोग दोनों अधिगम की प्रोसेस में डिफरेंस कर सकते हैं। एक तो शिक्षक केंद्रित है, एक छात्र केंद्रित है। तो फ्रेंड्स यही चीज़ें स्टार्टिंग में आपको अधिगम वाले चैप्टर में बता रखी हैं कि जो शिक्षण के दोनों तरीके हैं उनके बीच की विभिन्नता शिक्षक का बच्चों के प्रति उन रवैया में विभिन्नता के कारण है। तो बाकी की जो इसमें जानकारी दे रखी है, मेन यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के सिद्धांत और अभ्यास के निम्नलिखित 3 उपागमों, जिनके नाम निम्नलिखित है: शिक्षण और अधिगम के लिए व्यवहार का रूपांतरण, शिक्षण और अधिगम के लिए समस्या समाधान, शिक्षण और अधिगम के लिए अनुभवों का निर्माण, इस पर चर्चा की जाएगी। यानी कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में हमारे 3 उपागम मेन है। ये 3 उपागम, पहला बिहेवियर, व्यवहार से संबंधित, समस्या समाधान से संबंधित, और अनुभवों के निर्माण से संबंधित। तो फ्रेंड्स आगे हम लोग देखेंगे कि अधिगम का उद्देश्य क्या है। ठीक है, अभी हमने 2 एग्जाम्पल देखे और डिफरेंस देखा कि किस तरह से अधिगम कराया जा रहा है। अब नेक्स्ट शीट जो हमारी है उसमें अधिगम के उद्देश्य के बारे में बताया गया है। तो अधिगम का उद्देश्य मतलब लर्निंग, कोई लर्निंग कर रहे हैं उसका क्या उद्देश्य है। तो इसमें है कि अधिगम की अवधारणा और प्रक्रिया की व्याख्या कर सकेंगे, अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले घटकों को करना, अधिगम के विभिन्न तरीकों और सिद्धांतों की व्याख्या करना, अधिगम और शिक्षण के पारंपरिक और आधुनिक उपागमों के बीच में अंतर करना। ठीक है फ्रेंड्स, कहने का ये मतलब है कि जो अधिगम की अवधारणा है, कॉन्सेप्ट जो है, और उसकी जो प्रक्रिया है, मतलब अभी हमने 2 प्रक्रियाएं बताई तो उसकी व्याख्या हम लोग कर पाएंगे। दूसरा कि उसको प्रभावित करने वाले घटक कौन कौन से हैं उनके बारे में जानकारी देना। नेक्स्ट है कि कौन कौन से तरीके और सिद्धांतों का उपयोग किया गया है अधिगम के लिए। कहने का ये मतलब तरीके और सिद्धांत, जैसे अभी हमने सेकंड एग्जाम्पल में देखा कि क्रियाकलाप बेस्ड था वो, तो मतलब ऐसे बहुत सारे होते हैं। और फर्स्ट में देखा कि चॉक एंड टॉक था और श्यामपट्ट विधि का उपयोग किया गया था, तो कौन से सिद्धांत तरीके का उपयोग किया गया था। और लास्ट वन है कि पारंपरिक और आधुनिक उपागमों के बीच में अंतर करना, यानी पारंपरिक उपागम यानी जो ट्रेडिशनल उपागम चले आ रहे हैं पहले से ही, कि किस तरह से हमको उस चीज़ों को रिप्रेजेंट करना है बच्चों को, कि गए और ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया, ये पारंपरिक ट्रेडिशनल टाइप चीज़ें। और आधुनिक यानी कि नाउ डेज क्या चीज़ें चल रही हैं कि हम स्टूडेंट्स को अच्छे से क्लैरिफिकेशन दे सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पे आता है निकल के अधिगम प्रक्रिया क्या है, अधिगम क्या है, लर्निंग है क्या, और एक बच्चा कैसे सीखता है। तो अधिगम अधिक या कम स्थायी के द्वारा संसार में हमारे चारों ओर क्या घटित हो रहा है, इसके द्वारा हमें क्या करना और हमें क्या अवलोकन करना है, इन सब के द्वारा रूपांतरित होने की एक प्रक्रिया है। या फिर अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यवहार को मूलभूत किया जाता है या प्रशिक्षण विधि के द्वारा परिवर्तन होता है। या फिर अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति विभिन्न आदतें, ज्ञान, प्रवृत्ति प्राप्त करता है जिनका सामान्य रूप से जीवन की मांग के अनुसार मिलना आवश्यक होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारी डेफिनेशंस लिखी हुई हैं अधिगम क्या है, मतलब हमारे चारों ओर क्या घटित हो रहा है, और अगर जैसा भी घटित हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना चाहिए, क्या अवलोकन करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें लर्निंग से रिलेटेड है, को रिलेट करती हैं। इसके अलावा हम लोगों की क्या आदतें हैं, क्या ज्ञान है, क्या प्रवृत्ति है, और इनका हमारे जो सामान्य जीवन है, नॉर्मल जीवन जो है, उससे क्या कैसे मिलती है, हमारी जो ज्ञान है, प्रवृत्ति, उससे कैसे कोरिलेट करती है। यही सारी चीज़ें मिला करके अधिगम प्रक्रिया बनती है। फ्रेंड्स आज और भी देखेंगे हम लोग कि अधिगम को किस प्रकार से सुनिश्चित किया जा सकता है।
तो व्यवहार का पूर्णतया स्थायी रूपांतरण, जीवन की मांगों से मिलने के लिए आवश्यक आदतें, ज्ञान और वृत्ति को ग्रहण करना, और व्यक्तित्व में पूर्णतया स्थायी परिवर्तन। अधिगम एक सतत प्रक्रिया है। फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अधिगम जो है एक सतत प्रक्रिया है, ये लगातार होने वाली प्रक्रिया है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। देखिए NIOS में जो है कि आप लोग नॉर्मल जो भी DLED में पढ़ के आ रहे हैं, सेम वही चीज़ें हैं। तो फ्रेंड्स, डिस्कशन ये NIOS की सीरीज़ का चल रहा है, तो ये चलता रहेगा यूट्यूब चैनल पे हमारे। आप लोग डेली वीडियोस देखिए, और अगर कुछ भी डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं फ्रेंड्स। और इसके साथ ही साथ इसमें है कि अधिगम जो है एक प्रत्यक्ष लक्ष्य है, ठीक है, और अधिगम सुविचारित है। अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है। अधिगम व्यक्तित्ववादी है। अधिगम एक व्यक्ति की वातावरण के साथ परस्पर क्रिया का परिणाम है। अधिगम स्थानांतरणीय है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप लोग देख सकते हैं कि अधिगम के कुछ मेन पॉइंट्स दे रखे हैं, ठीक है, और इन मेन पॉइंट्स को आप सभी लोगों को ध्यान में रखना होगा। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और हमारे चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए हमारे वीडियो को फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा। एंड ये NIOS की सीरीज़ चल रही है, सो आप प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विथ अस फ्रेंड्स, एंड press the bell icon for the latest update and subscribe my YouTube channel. Thanks for watching friends. For